पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 क्विकली रिवाइज करना शुरू किया था विद द हेल्प ऑफ आईकैप्स स्टडी टेक्स्ट। हमने उस क्लास में 50% चैप्टर रिवाइज कर लिया था। इस क्लास में रिमेनिंग 50% भी कवर कर लेंगे आईकैप के स्टडी टेक्स्ट के थ्रू। आपके पास जो तीसरा पार्ट आ रहा है इस चैप्टर में उसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ते वक्त हमने ये स्टैब्लिश किया था कि दो अप्रोचेस से आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ सकते हो। एक का हमने नाम रखा था ट्रेडिशनल अप्रोच और एक का नाम रखा था हमने मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मॉडर्न में आपके पास 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सवाल ये आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। देखें, बिजनेस में आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी करने पड़ेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो उस प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स या एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनका नाम हमने रख दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है आपके पास वो है नेचुरल रिसोर्सेस। ट्रेडिशनली इसे लैंड कहा जाता था। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपने प्योरेस्ट सेंस में आप नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हासिल कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर आप बात करते हैं फिशिंग की, तो जितनी भी मरीन लाइफ है या वहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद है आप बिजनेसेस में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट की, तो वहाँ जितने भी ट्रीज़ हैं, लीव्स हैं, हर्ब्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी बिजनेसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ माइनिंग की, तो माइनिंग में आपके पास जितने भी मिनरल ऑयल्स होते हैं, नेचुरल गैसेस होती हैं, मिनरल्स होते हैं, कोल होते हैं, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस में फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की, तो जितने भी आपके पास फूड क्रॉप्स हैं या इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं, ये भी बिजनेसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की जगह वर्ड लैंड यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं, मैं उन्हें किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। तो इंक्लूड करने के लिए मैंने लैंड की जगह वर्ड यूज़ किया नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए, लैंड भी एक सिग्निफिकेंट रिसोर्स है आपके बिजनेस के लिए। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको पीस ऑफ लैंड चाहिए होती है जिस पे आप अपने बिजनेस के प्रेमिसेस को सेट करते हो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आप बिजनेस में यूज़ करते हो, जैसे वाटर, कोल, ऑयल, गैस वगैरह। अब आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेडिशनली लेबर कहा जाता था, अब आप इसे ह्यूमन रिसोर्स या फिर आप इसे ह्यूमन कैपिटल कहते हो। देखिए, यहाँ पे रेंज है, वो रेंज जो है आपकी शुरू होती है, वो होती है अनस्किल्ड लेबर से और वो जाती है स्किल्ड लेबर तक। सही है। तो इसका मतलब ये है कि जितना अनस्किल्ड लेबर होगा तो उसकी उतनी ही फिजिकल कैपेबिलिटीज यूज हो रही होगी, और जितना जो है स्किल्ड लेबर होगा उतनी उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज यूज होगी। तो इसका मतलब यह है कि आप अनस्किल्ड लेबर से स्किल्ड लेबर की तरफ जाते हो तो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज कम यूज होना शुरू होती है, मेंटल कैपेबिलिटीज ज्यादा यूज होना शुरू हो जाती है। ये बात लिखी है कि आप जो है ह्यूमन रिसोर्स की फिजिकल एबिलिटीज यूज करते हो, आप उनकी मेंटल एबिलिटीज यूज करते हो। तो देखें, यहाँ पे एक और रेंज आ जाती है। वो रेंज ये है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय की फिजिकल एबिलिटीज यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि उसकी पर आवर रेम्यूनरेशन कम होगी एज कंपेयर टू उनकी जिनकी मेंटल सलाहियत ज़्यादा यूज़ हो रही है, उनकी रेम्यूनरेशन पर आवर ज़्यादा यूज़ हो रही होगी। इसके अलावा कोई भी इतनी खास बात नहीं है इस पैराग्राफ में। देखें, जितना ज़्यादा आपके लिए नेचुरल रिसोर्सेज है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो लेबर या ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल भी उतना ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास एक और कैटेगरी आ जाती है कैपिटल की। कैपिटल को ट्रेडिशनली आप कहते थे मनी, ठीक है। लेकिन जो मनी है ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल का मतलब होता है वो टूल्स, वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट, वो बिल्डिंग, वो व्हीकल्स, वो बिल्डिंग्स जो आप यूज करते हो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और आप उसे ट्रांसपोर्ट करते हो कंज्यूमर को, उन्हें कहते हैं कैपिटल। यहाँ पे दो चीजें, वो सारे प्रोसेस्ड रिसोर्सेस, वो सारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेस जो आप यूज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, नंबर 1। वो सारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, वो सारे प्रोसेस्ड रिसोर्सेस जो आप यूज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर वो सारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेस जो आप यूज करते हो उन गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंज्यूमर तक, ये कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। तभी मैंने इसमें व्हीकल ऐड किया था।
तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपने प्योरेस्ट या नेचुरल सेंस में नहीं होते, बल्कि प्रोसेस्ड हो चुके होते हैं, आर्टिफिशियल फॉर्म में आ जाते हैं। तो पहले मैंने आपको जैसे कहा था कि इन कहा जाता था मनी। तो देखिए, मनी इन इटसेल्फ इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर पैसे को ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता तो इसका मतलब ये है कि मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक बनाता ही नहीं, क्योंकि पैसे से आप ह्यूमन रिसोर्स भी परचेज कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्स भी परचेज कर सकते हो, कैपिटल भी परचेज कर सकते हो, इवन एंटरप्रेन्योर्स को भी हायर कर सकते हो। यहाँ पे जो बंदा बिजनेस कर रहा होता है वो भी पैसे के लिए करता है। तो अगर हर चीज पैसे से लाई जा सकती है तो मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अलग से टॉपिक क्यों पढूं? कोई मुझसे पूछे व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैं सीधा कह दूंगा मनी। तो कैपिटल इज नॉट मनी। पैसे के थ्रू जो आप यूटिलिटी परचेज करते हो, फिर यूटिलाइज करते हो फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इज कॉल्ड कैपिटल। आई होप आपको कैपिटल समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद हमने बात की थी एंटरप्रेन्योर्स की। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ये जगल कर रहे होते हैं रिमेनिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये बिजनेस ओनर्स भी हो सकते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, ये पार्टनर भी हो सकता है, ये शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ये कंपनी में डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग क्या करते हैं कि किस बिजनेस में या किस एक्टिविटी में कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व करना है। अगर लेबर इन्वॉल्व करना है तो स्किल्ड करना है, अनस्किल्ड करना है। अनस्किल्ड करना है तो पर आवर रेन्यूमरेशन क्या होगी, उसकी कितनी फिजिकल कैपेबिलिटी यूज हो रही होगी। नेचुरल रिसोर्स यूज करना है तो किस क्वालिटी का, किस क्वांटिटी में यूज करना है, कहाँ से परचेज करना है। कैपिटल यूज करना है तो किस हद तक यूज करना है, उसकी जो फंडिंग होगी वो कैसे होगी। तो ये सारे डिसीजन कौन ले रहा होता है? एंटरप्रेन्योर। देखिए, 2 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है ब्रॉडली स्पीकिंग। एक आपके पास होती है कैपिटल या मशीन इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस, और एक आपके पास होती है ह्यूमन या फिर लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनमें फर्क क्या है? कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास कैपिटल या मशीन्स ज्यादा यूज हो रही होती हैं, ह्यूमन इंटेंसिव में आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा यूज हो रहा होता है। ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन है एंटरप्रेन्योर्स का। आई होप आपको एंटरप्रेन्योर भी समझ आ गए होंगे। तो हम प्रोसीड करते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, जो है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? मैंने आपको स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया था। स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका इंटरेस्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में, और ऑपरेशंस से होने वाले जो भी आउटकम्स है इनका इंटरेस्ट उनके अंदर होता है। तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर बन जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक या इंटरेस्ट होता है। सर ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? ये इन पैराग्राफ्स में लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर जो है कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन इंटरेस्ट होता है। अब वो इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, और ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है उसके एक्शन से क्या जो है वो रिजल्ट आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर को आप कैटेगराइज कर सकते हो इनटू इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आपके पास आ जाते हैं शेयर होल्डर्स, ये ओनर्स होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर्स। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं एम्प्लॉइज। शेयर होल्डर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ओनर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म के बिजनेस ओनरशिप होती है। एक आपके पास होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक आपके पास होती है पार्टनरशिप, और एक आपके पास होती है कंपनी। तो सर जो कंपनी है ना उसके ओनर्स को आप कहते हैं शेयर होल्डर्स, और जो बाकी ओनर्स हैं वो हो जाते हैं सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स, या फिर आप मेंबर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ ओनर्स जो है वो जनरल वर्ड है। अगर लेट सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ओनर है आप उसे कहेंगे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप के ओनर को आप कहेंगे पार्टनर्स, और कंपनी के ओनर्स को आप कहेंगे शेयर होल्डर्स, या फिर आप कहेंगे उन्हें मेंबर्स। तो यहाँ शेयर होल्डर्स का मतलब ओनर्स ही होता है। इसके बाद बात करता हूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपके पास वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि ओनर्स की बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं कंपनी में।
तो ये जो है बेसिकली आपके पास मेन स्टेक होल्डर्स भी हो जाते हैं और इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी के एम्प्लॉय भी होते हैं। ये भी जो है वो डेली बेसिस पे आते हैं, अपने काम परफॉर्म करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, इन्हें भी सैलरी मिल रही होती है। अगर मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयज़ की, तो ये भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये कंपनी के वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि लोअर लेवल पे या मिडिल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है वो अपने टॉपिक्स में कवर नहीं कराया था, मैं यहाँ पे इसको कवर करवा देता हूँ। देखें, ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं जिनका कंपनी में स्टेक होता है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं जिनका कंपनी में शेयर होता है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं जिन्होंने कंपनी में शेयर बाय किया होता है, जिन्होंने कंपनी में शेयर बाय किया होता है। देखें, यहाँ पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, वो टर्म ये है कि हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि लेट सपोज अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं कंपनी का स्टेक होल्डर भी हूं। मेरा स्टेक क्या है? जो मैंने शेयर परचेज किया हुआ है, जो डिविडेंड मुझे मिलेगा या जो मेरी शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ये क्या है? मेरे सारे स्टेक्स हैं। तो मैं शेयर होल्डर भी हूं, मैं स्टेक होल्डर भी हूं। लेकिन लेट सपोज अगर मैं कंपनी का लेंडर हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं कंपनी का स्टेक होल्डर तो हूं, लेकिन मैं शेयर होल्डर नहीं हूं। मेरा जो स्टेक है वो है उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो मुझे रिसीव करनी है, और उस इंटरेस्ट की अमाउंट पे जो मुझे रिसीव करनी है। शेयर्स का क्या होता है, डिविडेंड का क्या होता है, शेयर प्राइस का क्या होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन, हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। तो यहाँ पे जो बात आई वो ये है कि स्टेक होल्डर जो है एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, और शेयर होल्डर जो है वो पार्ट एंड पार्सल है स्टेक होल्डर का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया हो। एम्प्लॉयज़ के बारे में हमने बात की थी कि एम्प्लॉयज़ का स्टेक क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के। मैंने आपको बताया था कि इनका जो रेम्यूनरेशन होता है, जैसे कि बेसिक सैलरी, इनके पेंशन राइट्स, इनके कैश बोनसेस, शेयर इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह, इनका स्टेक होता है। इसके अलावा इनको पावर और स्टेटस भी चाहिए होता है, करियर प्रोस्पेक्ट भी चाहिए होता है, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। तो इनके स्टेक्स दो किस्म के हैं। एक ओनर वाला स्टेक है कि इनको पावर और स्टेटस भी चाहिए, और इनका जो है एम्प्लॉय वाला स्टेक भी है कि इन्हें जो है सैलरी भी चाहिए, इनको करियर प्रोस्पेक्ट भी चाहिए और जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की थी एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ का मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयज़ को भी पे चाहिए होती है, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी चाहिए होती है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ये डिजर्व करते हैं। एक्सटर्नल की बात करें, मैंने आपको बताया था कि लेंडर्स होते हैं। लेंडर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। सप्लायर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि आपकी कंपनी को या आपके बिजनेस को कमोडिटीज या रॉ मटेरियल सेल कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट वो स्टेक होल्डर होते हैं जो कि आपकी कंपनी को रेगुलेट कर रहे होते हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, अपने जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अपने एक्सपोर्ट्स को चेक कर रहे होते हैं। तो ये भी आपके स्टेक होल्डर्स हो गए। कस्टमर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस से वैल्यू चाहते हैं, जिसकी पेमेंट वो आपको कर रहे होते हैं और कस्टमर सर्विस चाह रहे होते हैं। लोकल कम्युनिटीज दो किस्म के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होते हैं आपके पास एम्प्लॉइज, और एक आपके पास होते हैं बिजनेसेस। कि लेट से आपका जो बिजनेस किसी भी लेट सपोज सराउंडिंग में अगर चल रहा है, तो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग आपके बिजनेस में जॉब लेने के लिए आएंगे, क्योंकि उनका कम्यूट टाइम बचेगा और उनकी कम्यूट कॉस्ट बचेगी। तो इसका उनका स्टेक आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से फ़ायदा कमा रहे होंगे। तो ये लोकल कम्युनिटीज़ में आ जाते हैं। जनरल पब्लिक में हमने बात की थी कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपके बिजनेस की लोकेलिटी में सराउंडिंग में रहते हों, ये दूर दराज भी रह सकते हैं। ये जनरल पब्लिक आपकी कंपनी को प्रेशराइज करेंगे कि आपका बिजनेस या आपकी कंपनी कोई सही काम करे, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कस्टमर्स के लिए हार्मफुल ना हो। जैसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो एनवायरनमेंट को, नेचर को, या जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डैमेज ना कर रहा हो। तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं।
क्योंकि इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है न्यूट्रल होती है, इनकी डिसीजन मेकिंग इम्पार्शियल होती है। तो आई होप आपको सारे स्टेक होल्डर्स समझ आ गए होंगे। इसके बाद हमने स्टेक होल्डर्स की एक और कैटेगरी पढ़ी थी जो कि थी मेन स्टेक होल्डर्स वर्सेस कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। मेन स्टेक होल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी के डिसीजन मेकर्स होते हैं, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो ये आपके पास आ गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये आपके पास आ गए शेयर होल्डर्स। तो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स जो है आपके मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं और ये डिसीजन मेकिंग रखते हैं। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो डिसीजन मेकिंग रखते हैं, पता चल गया कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है इसमें ये लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। बट शेयर होल्डर कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं? ये डिसीजन मेकिंग करते हैं वोटिंग के थ्रू। अगर इन्हें कोई डिसीजन समझ नहीं आता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का तो इस डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकते हैं वोटिंग के थ्रू, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही चेंज कर सकते हैं वोटिंग के थ्रू। तो ये हो गए मेन स्टेक होल्डर्स। कनेक्टेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डिसीजन मेकर नहीं होते, ये जो है बस इन्फ्लुएंशियल होते हैं। पार्ट बी को कट कर दें, ये गलत है। देखिए पार्ट बी को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये गलत है, ठीक है। बस ये है पार्ट ए में लिखा हुआ है कि ये डिसीजन मेकर होते हैं, पार्ट जो बी है नया वाला उसमें लिखा हुआ है कि ये इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो डिसीजन मेकर नहीं होते लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं एम्प्लॉइज, की सप्लायर्स, कस्टमर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ नहीं आते, कट कर दें। क्यों? क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है। जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यों लिखा गया? तो ये गलत है, काट दीजिएगा। इसके बाद आपके पास टॉपिक आता है पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को बेस्ड ऑन द पावर और इन्फ्लुएंस दे हैव इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपके पास अगर ग्रिड बनाए तो आपके पास 4 ग्रिड आ जाती हैं। पहली ग्रिड में, ग्रिड ए में पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है। ग्रिड बी में पावर हाई है, इंटरेस्ट लो है। ग्रिड सी में पावर लो है, इंटरेस्ट हाई है। ग्रिड डी में पावर लो है, इंटरेस्ट भी लो है। तो जो ग्रिड ए में आपके पास स्टेक होल्डर्स आते हैं आप उन्हें कहते हैं की प्लेयर्स। आप उन्हें कहते हैं की प्लेयर्स। ये जो है आप इनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे? आप इन्हें मैनेज करेंगे क्लोजली। आपकी जो सुपरविजन होगी या मैनेजमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा क्लोजली हो रही होगी। इसके बाद आपके पास जो स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं इनकी पावर हाई है लेकिन इंटरेस्ट लो है। तो देखें अगर इनका इंटरेस्ट लो है तो इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस को बार बार बॉदर नहीं करेंगे, लेकिन पावर ज़्यादा होने की वजह से आप इन्हें जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? आप इन्हें सिर्फ सेटिस्फाई कर दिया करेंगे। जो भी इनके प्रोसीजर्स हैं आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर आपके पास वो स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं जिनकी पावर लो है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब ये वो लोग हैं जिनकी पावर नहीं है लेकिन को पंचायत करने की आदत है। तो यहाँ पे आप ये करेंगे कि आप इन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। दे नीड इन्फॉर्मेशन, आप इन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। इसका मतलब ये है कि यू आर गुड टू गो। इसके बाद आपके पास वो स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं जिनकी पावर भी कम है और इंटरेस्ट भी कम है। तो इन बेचारों पे आप टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आप इन्हें सिर्फ मॉनिटर कर लेंगे। मॉनिटर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर लें उसके बाद ऑटोमेटिकली उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स को भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 को सक्सेसफुली कंप्लीटली रिवाइज कर लिया। थैंक यू सो मच।